एक्सपीरियंस लेडू के साथ। सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा अभी तक, राइट? और अगर अभी भी नहीं किया है तो अभी कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आज का सेशन स्टार्ट करें। लास्ट सेशन में हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस का, राइट? उसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? हमने अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है? हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा, हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, जिसके लिए क्या निमोनिक था, याद है आपको? निमोनिक सी द ओजोन लेयर, राइट? और उसके बाद हमने जब प्रोसेस की बात की तो उसके लिए आपको मैंने एक नाम बताया था जिससे आपको सारी प्रोसेस याद रहेगी। वो नाम क्या था? मिसेस नर्ग। ये भी क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं उन्हीं सारी प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस को, और वो प्रोसेस क्या है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं? वो है आपका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की आपको डेफिनेशन पता है। न्यूट्रिशन मीन्स ऑब्टेनिंग फूड टू बिल्ड अ बॉडी, राइट? जो सबसे पहले हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा की। सो स्टार्ट करें आज का सेशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब न्यूट्रिशन का मतलब तो आप लोग को पता है। दूसरा वर्ड है आपके पास अमीबा। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम अमीबा के बारे में कुछ फेमिलियर हो जाते हैं, है ना? जैसे कि अमीबा क्या है आपका? माइक्रोस्कोपिक है, राइट? अब दो क्वेश्चन आते हैं अमीबा के लिए। पहला, कहाँ मिलता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, या कहाँ फाउंड, है ना? तो अमीबा कहाँ मिलता है? अमीबा फ्रेश वाटर में मिलता है। और फ्रेश वाटर के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे आपका लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, राइट, एक्सेट्रा। और अमीबा आपको नेचुरल हॉट वाटर में भी मिलता है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं ना, वही नेचुरल हॉट वाटर। तो इन जगह पे हमें अमीबा मिलता है। दूसरा क्वेश्चन अमीबा के लिए हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि अमीबा खाता क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, राइट? तो न्यूट्रिशन मीन्स ऑब्टेनिंग फूड। तो उसका क्या फूड है? जैसे ह्यूमन का फूड अलग होता है, जैसे प्रोड्यूसर्स का फूड अलग है, हार्बीवोर्स का अलग है, कार्निवोर्स का अलग है, राइट? इसी तरीके से अमीबा क्या खाता है। तो सेकंड क्वेश्चन है फूड क्या है। सो बेसिकली अमीबा ईट्स microscopic plants and animals which floats in water। जितने भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्लोट करते हैं, उन्हें अमीबा इनगल्फ कर लेता है, ठीक है? विच फ्लोट्स इन वाटर। तो ये दो क्वेश्चन तो क्लियर है कि भाई अमीबा मिलता कहाँ है और उसका फूड क्या है। अब न्यूट्रिशन की बात करने से पहले हम अमीबा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे, जैसे कि हेडिंग डाल दें, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। किसके? अमीबा के, राइट? Now, the first characteristic feature of amoeba is it is unicellular. Unicellular means पता है आपको, जिसमें सिंगल सेल होता है, राइट? तो सिंगल सेल इसका एक फीचर है। सेकेंड फीचर है इसका इरेगुलर इन शेप। इरेगुलर शेप। अभी एक कुछ बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि कुछ बच्चों को ड्राइंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या हम ये कह लें कि हमसे बायो के डायग्राम बनते ही नहीं है ना? ऐसा होता है ना कि बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। बट यहाँ पे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि अमीबा की तो कोई शेप ही नहीं होती, वो तो इरेगुलर शेप का होता है ना? तो सेकेंड फीचर है इरेगुलर शेप। थर्ड फीचर है इट इज यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक मीन्स it has
डिफाइंड न्यूक्लियस। अब शेप तो इरेगुलर है, लेकिन अमीबा के अंदर एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फोर्थ आपका है फीचर होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो होलोजोइक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो लास्ट क्लास में सिर्फ 3 मोड्स पढ़ाए थे, है ना, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक। अब ये कौन सा मोड आ गया? तो देखो, सबसे पहले हम काम करते हैं, इस पूरे वर्ड को हम स्प्लिट करते हैं 2 उसमें। पहला होलो, दूसरा जोइक, या हम इसको जोइकोस भी लिख सकते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। होलो मीन्स होल और जोइकोस मीन्स ऑफ एनिमल्स, राइट। तो अब होलोजोइक जो है वो आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही है। इसको हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं मैं आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, क्लियर। अब इसकी डेफिनेशन कर लिखे हम, मेरा फेवरेट आइकन हैंड वाला, ठीक है। तो होलोजोइक की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो है, इट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक कौन से होते हैं? जल्दी से टाइप करो फटाफट से। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विच डिपेंड्स ऑन autotrophs and other animals for their food supply directly or indirectly। यही होते हैं ना हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कि वो अपने न्यूट्रिएंट के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय the internalization। Now here internalization means ingestion, ingest करना, किसी चीज को engulf करना, ठीक है। तो यहाँ पे है that is characterized by the internalization and internal processing of gaseous, सॉलिड और लिक्विड फूड पार्टिकल्स। तो होलोजोइक की डेफिनेशन आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क में ये पूछ लिया जाता है, क्लियर। सो इट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरनलाइजेशन एंड इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड पार्टिकल्स। क्लियर है आपको ये 4th कैरेक्टरिस्टिक इसका? चलो नेक्स्ट हम 5th कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। हमने कौन सा कलर यूज किया था, मैं भूल गई, चलो हम ग्रीन। 5th कैरेक्टरिस्टिक फीचर, 5th है आपका मूवमेंट। अब अमीबा मूव कैसे करता है? तो उसके लिए वो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अब एक और नया वर्ड आपके पास आ गया। अगेन हम वही ट्रिक यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस वर्ड को सेपरेट कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट्स में। एक है हमारा स्यूडो और एक है हमारा पोडिया, राइट। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, ट्रू फॉल्स होते हैं ना, ट्रू फॉल्स पता है ना, गलत, सही और गलत। तो स्यूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स पोडिया मीन्स लेग्स। दैट मीन्स अमीबा के पास उसके ट्रू लेग्स नहीं होते, वो फॉल्स लेग से काम करता है। मतलब कि उसके पास ये कह सकते हो कि लेग्स नहीं होते, लेकिन वो दिखाता है कि उसके पास लेग्स है। तो कैसे, वो तो हमें ऐसे पता चलेगा कि जब हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसकी प्रोसेस देखेंगे, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि वो कैसे मूव करता है फॉल्स लेग से, है ना। तो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अमीबा। अब हम स्टार्ट करते हैं
न्यूट्रिशन इन अमीबा, उसके लिए कुछ प्रोसेस दी गई है। उन प्रोसेस में कुछ स्टेप्स हैं, जैसे हम अभी हेडिंग डालेंगे न्यूट्रिशन इन amoeba. So there are various steps involved in this process. अब पहला जो है आपके पास वो है आपका इंजेशन, राइट। अगेन हम थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं, है ना। हाँ, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट है आपका इंजेशन। एक काम करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम डायग्रामेटिकली सीखते हैं, ठीक है। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है और सारे स्टेप्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम एक काम करेंगे, अभी हम स्टेप्स ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम डायग्राम के साथ साथ स्टेप्स लिखेंगे और फिर लास्ट में एक बार पूरा देख लेंगे हम डायग्राम, ठीक है। तो हम अमीबा ड्रॉ करें। चलो, ये है आपका, देखो कोई भी शेप आप बना सकते हो। दिस इज न्यूक्लियस। और जब भी आप एग्जाम में कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो आप ये नहीं भूलेंगे कि आपको वो डायग्राम को लेबल करना है, ठीक है। तो ये है आपका अमीबा। अब अमीबा के पास लेट्स से ये एक फूड पार्टिकल आया, ठीक है। ये है हमारा फूड पार्टिकल, करेक्ट। अब क्या हुआ कि स्यूडोपोडिया ने स्टार्ट किया मूव करना। अब ऑब्वियसली वो मूव करेगा, और किसकी हेल्प से मूव करेगा? स्यूडोपोडिया की हेल्प से, ताकि वो उस फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर सके। तो अब हम ड्रॉ करते हैं दोबारा से एक अमीबा। ये है न्यूक्लियस और यहाँ पे उसने उस फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लिया। अब जो ये आप दो चीज देख रहे हो ना, ये है आपकी ये है अमीबा के लेग्स, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये हम साइटोप्लाज्म बना देते हैं इसके अंदर, क्लियर है। तो ये जो यहां से लेकर यहां तक, उप्स इट वाज बाय मिस्टेक, ये जो यहां से लेकर यहां तक हुआ, ये है आपका फर्स्ट स्टेप, जिसे हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेस्ट करना, अंदर लेना, ठीक है। उसके बाद जब उसने फूड पार्टिकल अंदर लिया, तो अब अंदर लेने के बाद एक और बनाते हैं हम। ये उसने कंप्लीटली अपनी बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल ले लिया। देखो ये क्लोज हो गया ना यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको क्लोज करना है, ठीक है। हम एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये आप अपने आप ड्रॉ कर लेना। अब जब फूड पार्टिकल उसके अंदर आ गया, ये न्यूक्लियस और यहाँ पे ये फूड पार्टिकल, ठीक है। नाउ दिस स्टेप इज नोन एज डाइजेशन। अब डाइजेशन कैसे हुआ देखते हैं। अब डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर फॉर्म में। वो कैसे? वो ऐसे, जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा की बॉडी के अंदर आया, ये अमीबा की बॉडी के जो सेल्स हैं उन्होंने कुछ एंजाइम रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही एंजाइम रिलीज होना शुरू होते हैं, जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फूड मटेरियल में, ठीक है। तो डाइजेशन का फंक्शन यही है कि जैसे ही बॉडी में फूड पार्टिकल गया, अमीबा की बॉडी में फूड पार्टिकल आया, उसकी बॉडी ने एंजाइम रिलीज करना स्टार्ट किया, और उस एंजाइम जो रिलीज हुए उसका फंक्शन क्या है? टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपलर वन, राइट। तो ये स्टेप है आपका डाइजेशन। अब थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, तो थर्ड स्टेप में फिर एक अमीबा बना देते हैं। बड़ा बन गया ये थोड़ा, कोई बात नहीं, चलो यहाँ, ठीक है।
ये इसका फूड पार्टिकल है, अब ये फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब होने लगा। तो थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा? थर्ड स्टेप हमारा होगा एब्जॉर्प्शन, राइट? ये है हमारा थर्ड स्टेप। अब उसने उस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी बॉडी को जितना भी चाहिए था फूड वो सारा का सारा उसने एब्जॉर्ब कर लिया, करेक्ट। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है फोर्थ स्टेप, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका फूड एब्जॉर्ब हुआ, बॉडी को मिलना शुरू हुआ, तो उसने डाइजेस्टेड फूड सेल के पास जाने शुरू हो गए, राइट? हम यहाँ पे एक शॉर्ट से एक फ्लो चार्ट में बनाते हैं। ये है आपका जैसे डाइजेस्टेड फूड उसकी बॉडी में आया, वो सेल्स को मिला, अमीबा की बॉडी के सेल्स को मिला। अब या तो वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा या फिर वो उसकी ग्रोथ करेगा, ठीक है? इंक्रीज इन साइज और नंबर आपको पता है ग्रोथ होती है, तो या तो उसके सेल्स को एनर्जी मिलेगी या फिर उसके बॉडी साइज इंक्रीज होने लगेगा, अमीबा ग्रो करने लगेगा, ठीक है? तो इस पार्ट को, इस स्टेप को, फोर्थ स्टेप को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, राइट? नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज, यहां से बनाते हैं, अब देखो डाइजेस्टेड फूड उसकी बॉडी को मिल गया, तो अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि उसने जो भी फूड पार्टिकल लिया वो 100% डाइजेस्ट हो जाए, नहीं ना। जैसे हमारी बॉडी में भी कुछ फूड होता है ना, जो डाइजेस्टेड होता है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो अनडाइजेस्टेड होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है ना। तो सिमिलरली दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये प्रोसेस होता है कि जितना भी फूड डाइजेस्टेड होना था वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो उसने अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया, रिमूव कर दिया। ये जो आप डॉट 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 देख रहे हो, जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब फूड है, जो अमीबा की बॉडी से रिमूव हो रहा है, ठीक है? तो इस स्टेप को बोलते हैं फिफ्थ स्टेप, ईजेशन। क्या बोलते हैं? ईजेशन। सो बेसिकली ओवरऑल ये 5 स्टेप्स हैं आपके न्यूट्रिशन इन अमीबा में। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन एंड पांचवा ईजेशन। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि किस तरीके से होता है। और अब एग्जाम में ये क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में आता है, तो अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको ये पूरा डायग्राम देना है, आपको स्टेप्स बताने हैं और स्टेप्स के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करना है। आप ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया आप उसको लिख दो दैट देयर आर टोटल 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन ड्रॉ दिस डायग्राम। अब एक और चीज रह गई इसमें, वो ये एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। अभी सोच रहे हो कि मैम ने एक टॉपिक में कितनी सारे टर्म्स बता दिए, बट साइंस इज ऑल अबाउट दी साइंटिफिक टर्म, है ना? तो फिर साइंटिफिक टर्म्स ही तो हमें सीखनी है। तो फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जो न्यूट्रिशन इन अमीबा में अप्लाई होती है। दैट मीन्स न्यूट्रिशन इन अमीबा अकर्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? वेयर the entire organism engulf the food particle it plans on eating up। मतलब कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। क्लियर है? तो
तो ये है आपके 5 स्टेप और यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। बहुत छोटा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि इसको छोड़ देते हैं। जो क्वेश्चन हमें पता है कि ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको तो हमें बहुत ही अच्छे से करना है, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते, है ना। और मैं आपको गाइड करने के लिए हूँ ना, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़, कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा आने के चांसेस हैं, है ना, कौन से नहीं हैं। और वैसे भी हम अभी 1-2 सेशन के बाद हम एक आपको वर्कशीट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर के लास्ट में हम आपको एक क्विज कराने वाले हैं, तो उससे बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आपके सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूड हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन साथ साथ हो रही है, ठीक है। चलो, तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ओके। सो हियर इज द टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। हम जितने भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम बात की थी हमने लाइफ प्रोसेस में कि कौन कौन सी है। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस है तो हम ह्यूमन के केस में भी उसको स्टडी करेंगे और हम प्लांट के केस में भी उसको स्टडी करेंगे और कुछ टॉपिक हैं जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के केस में भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। अगेन न्यूट्रिशन मीन्स ऑब्टेनिंग फूड टू बिल्ड अ बॉडी। तो ह्यूमन, हम, आप क्या करते हैं, हम लोग फूड खाते हैं जिससे हमको न्यूट्रिशन मिलता है, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपके फैट्स होते हैं, आपके प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है टू डू सम वर्क, टू डू सम लाइफ एक्टिविटीज, राइट। सो there are various steps of nutrition in human beings। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यही चीज़ है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। जैसे हमने 7th में भी पढ़ा है, आई गेस हमने 5th में भी उसको पढ़ा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो उसमें आपने पढ़े होंगे ना कुछ स्टेप्स, इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब पढ़ा है आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, वही चीज़ है। तो अभी एक काम करते हैं, एक साइड हम डायग्राम शो करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और दूसरी तरफ हम स्टेप्स में उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको डायग्राम शो होने लगा है ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो जो पहला स्टेप है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है आपका इंजेशन। आप खाना कहाँ डालते हो, सबसे पहले मुंह में डालते हो ना। तो बेसिकली आपका जो फूड है, द फूड इज इंजेस्टेड थ्रू योर माउथ। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे पेन से लिखिए इसे, फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। तो ये है आपका पहला स्टेप, ठीक है। डायग्राम में मार्क लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो जो मैं यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट कर रही हूँ वो वहां पे वही चीज है कि 1 अगर जहां किया तो वो माउथ पर है, दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे वही है, फूड इज इंजेस्टेड थ्रू दी माउथ। क्लियर। नाउ दी सेकेंड जो आपका स्टेप है वो है अगेन डाइजेशन। आपने पढ़ा है अमीबा में भी सेकेंड स्टेप यही था, राइट। तो यहाँ पे भी सेकेंड जो स्टेप है आपका वो है डाइजेशन। अब डाइजेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो हम एक एक करके लेंगे। पहला पॉइंट, आपका जो डाइजेशन है, मैं तो यही बनाऊंगी, कहाँ से स्टार्ट होता है आपका डाइजेशन, आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। सो बेसिकली डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ, है ना। जैसे ही हम फूड लेते हैं हमारा डाइजेशन वहीं से स्टार्ट होने लगता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही आपके मुंह में, आपके माउथ में खाना गया, डाइजेशन स्टार्ट हुआ, दूसरा काम किसका होता है? एक बाइट लो जरा किसी भी चीज की, पता चलेगा कि किसका होता है। टीथ करते हैं ना काम स्टार्ट। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे? टीथ क्या करते हैं? टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, into small pieces, then chew करते हो आप and then grind करते हो आप। आपके टीथ यही करते हैं ना, आपके फूड को आप बड़ी बाइट लेते हो, छोटी बाइट लेते हो, जैसी भी बाइट लेते हो, पहले आपके टीथ उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करते हैं, फिर आप च्यू करते हो और फिर वो ग्राइंड करता है। इस डाइजेशन को हम बोलते हैं, इसको हम डिफरेंट कलर से लिखने वाले हैं। फिजिकल डाइजेशन। अब देखो डाइजेशन में भी दो टाइप है। पहला हो गया आपका फिजिकल डाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, जब आपके टीथ ने उसको ग्राइंड किया, नेक्स्ट फंक्शन किसका आता है? नेक्स्ट फंक्शन आपके माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का। सलाइवा पता है ना, कौन प्रोड्यूस करता है सलाइवा? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, विच कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। उस एंजाइम का नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। इसको बेटा अंडरलाइन कर लेना, कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट है, आपको फंक्शन पता होने चाहिए। जो भी टॉपिक में जब भी एंजाइम के बारे में आता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो 1 मार्क के क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स जो है विच प्रोड्यूस सलाइवा दैट कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या फंक्शन करता है? इट एक्चुअली कन्वर्ट स्टार्च आपका कार्बोहाइड्रेट इनटू शुगर में आपके उसके कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये फंक्शन आप याद रखेंगे। और एग्जाम में अगर ऐसे आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कोई भी टॉपिक, मैं सिर्फ न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई भी चैप्टर है, कोई भी टॉपिक है, जब आप उसके बारे में लिख रहे हो तो जो आपको लगता है कि कीवर्ड्स हैं जो उस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में भी उनको अंडरलाइन करके आएंगे। मैं जितना मुझसे हो सकेगा साथ साथ मैं आपको बताती चली जाऊंगी कि कौन कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको नोट्स में भी अपने अंडरलाइन कर लो, सो दैट आपको एग्जाम टाइम में याद रहे कि आपको ये अंडरलाइन करने हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज विच कन्वर्ट स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर, ठीक है। नाउ ये जो स्टेप आपका हुआ, ये है आपका केमिकल डाइजेशन, ठीक है। तो दो डाइजेशन आपने पढ़े, दो टाइप पढ़े, फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन द डाइजेशन इज, अब किसका काम आया? अब आपके टंग का काम आया। टंग क्या करता है? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। सलाइवा कुछ नहीं होता, एक वाटरी, एक लिक्विड होता है ना जो आपके फूड को सॉफ्ट कर देता है, मॉइस्चर कर देता है, तो वही काम करता है सलाइवा। तो टंग क्या करता है? वो सलाइवा के साथ आपके फूड को मिक्स करने का काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे आपका सेकेंड खत्म हुआ डाइजेशन। अब हम थर्ड इस पे बात करते हैं। थर्ड है आपका ईसोफेगस। डायग्राम में देखो, ईसोफेगस दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये आपका आया थर्ड स्टेप, ईसोफेगस। नाउ ईसोफेगस में पहला पॉइंट है आपका
अब क्योंकि आपका माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो जो डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है और जो बॉडी के अंदर जाता है उसको हम स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड बोलते हैं। सो अब जो हमारे पास ईसोफेगस में आया वो क्या आया? स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड। नाउ दी स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ, माउथ से आएगा ना, in the mouth is swallowed by the tongue and goes down the food pipe, goes down the food pipe। अब जो आपका फूड पाइप है वो और कुछ नहीं, वही आपका ईसोफेगस है। ठीक है, तो थर्ड आपको फिगर में दिख रहा है, थर्ड पॉइंट वो आपका ईसोफेगस है, वो आपका फूड पाइप है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ। जैसे ही माउथ में आया, आपकी टंग ने उसको मिक्स किया सलाइवा के साथ एंड देन वो गोज डाउन द फूड पाइप, फूड पाइप के अंदर आ गया। अब जब फूड पाइप के अंदर खाना आ जाता है, हमारा डाइजेस्टेड फूड आ जाता है, तब द वॉल्स ऑफ फूड पाइप क्या स्टार्ट करते हैं? ये स्टार्ट्स contraction and expansion, it starts contraction and expansion। देखो मूवमेंट दिख रहा है फिगर में, contraction and expansion ये होना शुरू हो जाता है, ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसे मूवमेंट्स को कहते हैं कॉल्ड पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स। स्पेलिंग सही है, PERISTALTIC है ये बच्चे, देख लेना। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग बियर करनी पड़ेगी आपको, तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो सेकेंड पॉइंट है आपका द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप स्टार्ट कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट्स विच इज कॉल्ड एज पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स। ये पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स जो स्टार्ट होती है ये एक्चुअली में क्या करती है? नेक्स्ट पॉइंट जो आपका ये है, द पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स pushes the slightly digested food। कहाँ पे आपके डाइजेस्टेड फूड को लेके जाती है फिर? The slightly digested food into the stomach। yes, फूड पाइप से आपका खाना, आपका स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। दैट मीन्स हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ जो स्टेप है वो है आपका स्टमक। तो यहाँ पे ईसोफेगस आपका खत्म हुआ, फोर्थ स्टेप में आपका आया स्टमक। राइट, डायग्राम में आप देख रहे हो जहां पे फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है वो है आपका स्टमक। नाउ स्टमक में पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्टमक किस शेप का होता है? इट इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। आपके एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, जे शेप का होता है। मैं सिर्फ जे शेप लिख रही हूँ, ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके स्पेस ले लें, थोड़ा टॉपिक बड़ा है, सो इट विल टेक टाइम एंड स्पेस ऑल्सो। ठीक है, चलो इतना काफी है स्टमक के लिए। तो पहला पॉइंट आपका हो गया, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the stomach wall contains 3 tubular glands which secrete gastric juice। मैं सीधा यहाँ पे gastric juice लिख रही हूँ, आप स्टेटमेंट लिख लेना। मैं स्टेटमेंट एक बार और बोल देती हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी, द स्टमक वॉल contains 3 tubular glands which secrete gastric juice। Clear? Now this gastric juice contain 3 substance, और वो 3 substance कौन से हैं? Let me write। First is HCl, second is enzyme pepsin, and third is
म्यूकस। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन तीनों के फंक्शन को लिखते हैं। पहला HCl। HCl क्या करता है? इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम in the stomach so that the enzyme pepsin can act on it। पेप्सिन एंजाइम ऐसा है जो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एक्ट कर सकता है या अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए HCl का काम क्या होता है? HCl का काम होता है टू क्रिएट एसिडिक मीडियम इनटू योर स्टमक so that the pepsin enzyme can act on it। और पेप्सिन का फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये वहां से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, नाउ द फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एक्चुअली प्रोटेक्ट योर स्टमक वॉल। प्रोटेक्ट योर स्टमक वॉल, ऐसे वैसे योर मत लिखना तुम लोग एग्जाम में। प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल from its own secretion of acid of HCl। जितना भी HCl वो सिक्रीट करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में वो एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है और एसिड हार्मफुल होता है। इसीलिए म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट योर स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन ऑफ HCl। तो आप लिख दो फ्रॉम इट्स ओन सिक्रीशन ऑफ HCl। Clear है? Now the third point in the stomach is again here the slightly digested food। अभी भी वो complete digest नहीं हुआ है। यहाँ से भी आपका जो भी digested food है from the stomach goes into, कहाँ जाता है stomach के बाद? Small intestine। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप हुआ वो क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। ठीक है, सो द फिफ्थ पॉइंट इज, चेंज हो गया ये कलर, ओ ये पिंक आ गया है ना, चलो कोई बात नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन, it is a very important topic, very important step in the whole topic। आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सब कुछ इसी एक टॉपिक, एक स्टेप में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में कैसे, पहले आप इसको समझो अच्छे से। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। लॉन्गेस्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम। ठीक है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट पार्ट है ये आपका। अबाउट, पता है कितना लंबा होता है? अबाउट 6.5 मीटर। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट फिगर में भी देख लेना एक बारी। स्मॉल इंटेस्टाइन फिफ्थ पॉइंट लिखा है। दूसरा पॉइंट, ये नैरो होता है और जो इसका अपीयरेंस होती है वो देख रहे हो आप, कॉइल्ड में कॉइल्ड अपीयरेंस होती है। लॉन्गेस्ट है, अगर आप अच्छा आप एक स्प्रिंग लेते हो, जैसे स्प्रिंग को आप लो, अगर आप उसको पूरा स्ट्रेच कर दो, पूरा स्ट्रेच, तो वो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आप उसको छोड़ोगे तो वो छोटी सी होती है। तो एक्चुअली में तो जो उसका पार्ट है वो उसकी लेंथ ज़्यादा है ना। सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में भी यही होता है, क्योंकि वो कॉइल्ड अपीयरेंस ले लेती है, इसलिए वो बहुत लॉन्ग होती है, या मैं ये कह लूँ कि वो बहुत लॉन्ग होती है। इसलिए हमारी बॉडी में फिट होने के लिए जो वो ऑर्गन बनाया गया है वो आपका कॉइल्ड अपीयरेंस लेता है, ताकि वो छोटा दिखता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये आप लिख लोगे कॉइल्ड अपीयरेंस वाला। ठीक है, नाउ third, the most important point is it is the site of complete digestion। स्टार मार्क कर लो बेटा इसको, इस पॉइंट को, क्योंकि जो जितना भी फूड का डाइजेशन होता है वो आपका
स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. सो इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके फैट्स हैं, आपके प्रोटीन्स हैं, जितना भी डाइजेशन होता है वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका. नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सिक्रीशन ऑफ 2 glands. It receives the secretion of 2 glands. और वो 2 glands कौन से हैं? That is liver and pancreas. अब 1 by 1 करके हम दोनों का फंक्शन देखते हैं. पहले हम लिवर का देखते हैं. लिवर की बात करते हैं. लिवर क्या सिक्रीट करता है? लिवर आपका बाइल जूस सिक्रीट करता है, राइट? सो बाइल जूस में सबसे पहले बाइल जूस क्या करता है? इट मेक्स द एसिडिक फूड. पहला फंक्शन बता रही हूं मैं बाइल जूस का. फर्स्ट, इट मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक टू एल्कलाइन. आपको पता है हमने स्टमक में बात की थी, गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? वो HCl एक सब्सटेंस उसके पास होता है जो वो आपका एसिडिक मीडियम उसमें क्रिएट कर देता है. नाउ जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है फूड, तो बाइल जूस का काम होता है कि उस एसिडिक फूड को जो आपके स्टमक से आ रहा है उसको वो एल्कलाइन में कन्वर्ट कर ले. और एल्कलाइन में कन्वर्ट क्यों? सो दैट द पेनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट अपॉन इट. देखो HCl के साथ पेप्सिन था, है ना? पेप्सिन फंक्शन करता है एसिडिक मीडियम में, इसीलिए HCl रिक्वायर्ड था सो दैट इट विल क्रिएट एसिडिक मीडियम. हियर इन दिस केस पेनक्रियाटिक वर्क इन एल्कलाइन मीडियम. देयरफॉर बाइल सबसे पहले आता है और बाइल अपना फंक्शन स्टार्ट करता है एंड स्टार्ट्स टू मेकिंग द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक टू अल्कलाइन सो दैट द पेनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट. तो पहला फंक्शन तो बाइल जूस का ये हो गया. दूसरा फंक्शन है बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं ब्रेक्स द फैट. इट ब्रेक द फैट्स इनटू small globules making it easy for the enzyme to act and digest them. So basically second function है that it break the fats into small globules making it easy for the enzyme to act and digest them. उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में वो ब्रेक कर देता है, छोटे छोटे पीसेस में वो कट कर देता है ताकि जो भी एंजाइम्स हैं आगे वो उस पर एक्ट कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके, अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके. ठीक है, तो ये फंक्शन है आपके बाइल जूस का. नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे ग्लैंड की जो है हमारा पेनक्रियास. ठीक है, अच्छा CBSE का सैम्पल पेपर देखा है ना 2020-21, तो उसके सॉल्यूशन भी अगर आपको अच्छे से क्लियर करने हैं, सारे देखना है सेशन, तो आप आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे उसके पूरी डिटेल्स है. ठीक है, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन दिया हुआ है CBSE सैम्पल पेपर में, स्टेट द रोल ऑफ पेनक्रियास. तो यहाँ पे देखो एक स्टेप के अंदर पेनक्रियास आया है, उसी पर उन्होंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया और वो क्वेश्चन का आंसर मैं अब आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ. उसमें क्या लिखना था आपको? दैट पेनक्रियास सिक्रीट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स. ठीक है, अब वो एंजाइम कौन कौन से हैं? कलर चेंज कर लेते हैं. वो एंजाइम है पहला आपका ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज और तीसरा अमाइलेज. ट्रिप्सिन क्या करता है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. लाइपेज डाइजेशन ऑफ फैट्स. and amylase digestion of carbohydrates.
कार्ड लिख रही हूँ, ठीक है। स्पेस ले लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, इसको एक्सप्लेन करती हूँ पूरा। यहाँ तक छोड़ देते हैं। ये सी, उस क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ यही देना था कि पेनक्रियास क्या करता है डाइजेशन ऑफ फूड में। तो आपको कुछ नहीं करना था, वो आई गेस 1 मार्क का क्वेश्चन था। तो उसमें आपको सिंपल ये लिखना था दैट पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रियाटिक एंजाइम सच एज ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। तो अब आपको बताना था कि ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, लाइपेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट, और अमाइलेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बस आपका ये क्वेश्चन था जिसमें 1 मार्क में आपको ये तीनों चीजें देनी थी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो टॉपिक है, ये जो स्टेप्स हैं, इसमें से अलग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको 1 बाय 1 सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए कि कौन सा स्टेप क्या था, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 5th हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गया। हमारा 6th स्टेप जो है वो है हमारा, रेड से लिखते हैं, 6th स्टेप एब्जॉर्प्शन। एक बार दोबारा से रिकॉल करा दूं फर्स्ट स्टेप से। पहला क्या था, इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा ईसोफेगस, चौथा स्टमक, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ द 6th वन इज एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो आप इसमें लिख सकते हो पहला पॉइंट दैट द इनर सरफेस ऑफ द, मैं लिखूं द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन has numerous finger-like projection called villi। ये वाला क्वेश्चन भी था एक सीबीएसई सैम्पल पेपर में। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है, बट ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में था, सेक्शन ए में आपका, जिसमें उन्होंने पूछा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होता है। यस, ये क्वेश्चन था। डाइजेशन तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि वो ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज से होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होता है, तो उसमें उसका जो आंसर था वो ये था दैट द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई व्हिच हेल्प्स to increase the surface area for rapid absorption of digested food। तो ये पॉइंट आपको पूरा यहाँ पे लिखना है, villi which increase the surface area for rapid absorption of digested food। Clear? Now the second point in the absorption is now the digested food which is absorbed through the walls of small intestine goes into your blood। यहाँ से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया फूड, तब वो आपका कहाँ जाता है, फिर वो आपका ब्लड में जाता है। तो मैं लिख देती हूँ ये पॉइंट आपको, द डाइजेस्टेड फूड which is absorbed through the wall of the small intestine, through the walls of the small intestine goes into our blood। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपका फूड डाइजेस्ट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल ने उसको एब्जॉर्ब किया और उसके बाद वहाँ वो फूड आपका ब्लड में चला गया। नाउ द 7th स्टेप इन दिस इज एब्जॉर्प्शन के बाद क्या था, अमीबा में क्या था स्टेप एब्जॉर्प्शन के बाद, 4th वाला। यस, 4th स्टेप क्या था, एसिमिलेशन। तो यहाँ पे 7th स्टेप जो है आपका वो क्या है, एसिमिलेशन। अच्छा, उसको कंपेयर करें अगर इससे, तो एसिमिलेशन में वहाँ पे क्या था,
जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड था वो सेल्स को मिलता था, राइट। तो सेल्स से क्या सेल पे मिलने के बाद क्या होता था, या तो अमीबा को एनर्जी मिलती थी या फिर उसका साइज ग्रो करता था, यही फंक्शन थे। सिमिलरली बेटे यहाँ पे भी यही फंक्शन है। एसिमिलेशन में क्या होता है, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये पता है, ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बनाना। चलो, एसिमिलेशन में अब क्या हुआ, नाउ द ब्लड कैरीज, अब ब्लड के पास आ गया ना डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व फूड दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व फूड कहां पे कैरी करके लेके जाता है, टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू ऑल द पार्ट्स of the body where it becomes assimilated, it becomes assimilated as part of the cells and is utilized. किस किस फॉर्म में यूटिलाइज्ड करता है बेटा, यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, या तो एनर्जी मिलती है हमें, प्लस बिल्डिंग अप ऑफ न्यू टिश्यूज, हमारी बॉडी में के न्यू टिश्यूज को बिल्ड करने में हेल्प करता है, और नहीं एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज, रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। तो ये आपका 7th स्टेप हो गया, which says the blood carries digested and dissolved food to all the parts of the body, and here it utilized for obtaining energy, for building up new tissues and repair of old tissues. Clear है? Now the last step, हमारा लास्ट स्टेप है इस टॉपिक का, which is known as 8th step, है ना, egestion। अमीबा में भी पढ़ा है ना हमने ये 5th स्टेप, देखो यहाँ पे भी वही है, egestion। अब डाइजेस्टेड फूड ने अपना काम कर दिया, बॉडी को एनर्जी मिल गई, न्यू टिश्यूज बन गए, ओल्ड टिश्यूज रिपेयर हो गए, अब क्या बचा, अब हमारा बचा अनएब्सॉर्ब फूड और अनडाइजेस्टेड फूड। नाउ यहाँ से जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो पहला जो हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं वो हम ये लिख सकते हैं, अनएब्सॉर्ब फूड is sent into large intestine, right? लार्ज इंटेस्टाइन में आपका फूड चला जाता है, where more will I absorb water from this material। अब इस अनएब्सॉर्ब फूड में जितना भी वाटर होता है वो सारा का सारा विल आई एब्जॉर्ब कर लेता है उस मटेरियल से, उसके बाद जो बचा रेस्ट ऑफ द मटेरियल वो क्या होता है, वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है, किसके थ्रू, किसके थ्रू रिमूव होता है, रिमूव्ड वाया एनस, राइट। तो यहाँ पे आपका अनएब्सॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी से रिमूव हो गया और डाइजेस्टेड फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें मिल गई। तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। 2 टॉपिक आज हमने पढ़े हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा जिसपे 5 स्टेप्स थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईजेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स जिसमें आपके टोटल 8 स्टेप्स हैं, इंजेशन, डाइजेशन, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, 6th जल्दी बताओ, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। क्लियर है?
अब एक काम करते हैं, इसके इंटेक्स क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन है, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो, इंटेक्स क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7 विच सेज व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। एसिड का क्या रोल है आपके स्टमक में। एसिड मतलब ये लोग सीधे सीधे आपको HCl के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे HCl के बारे में पूछ रहे हैं। क्या करता है वो, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है सो दैट पेप्सिन एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट, ठीक है। पहला तो आप ये पेप्सिन का लिख सकते हो, पहला आप लिख सकते हो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, दूसरा आप पेप्सिन का लिख सकते हो कि ये एसिडिक मीडियम इसलिए क्रिएट करता है सो दैट द पेप्सिन एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। तीसरा, इट ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया इन योर स्टमक, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, क्या होता है बताना जरा, बोलो, टाइप कर दो। मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली कि आप लोग टाइप कर सकते हो ना, तो आप टाइप करो, बोलोगे कैसे, तो सबको तो म्यूट किया हुआ है। तो इट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड, है ना, यही तो फंक्शन करता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आपका कॉम्प्लेक्स फूड को आपके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। यस, यही वाला क्वेश्चन आया था CBSE सैम्पल पेपर में। मुझे ऐसे लग रहा है मैं ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ ऐसे क्वेश्चंस को देख के, आपको होना चाहिए एक्साइटमेंट। तो हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, बताओ, विलाई, है ना। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज numerous finger-like projection which is called as villi which increase the surface area for rapid absorption of digested food। ये आप इसमें लिखोगे, ठीक है, तो ये आप लिख लेना खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज। ये चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सेज How are fats digested in our bodies? Where does this process takes place? तो ये भी हमने पढ़ा है अभी कि फैट डाइजेस्ट कहाँ होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, तो ये भी आप लिखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इसको भी आप स्टेटमेंट, ये भी आप आंसर खुद लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा क्या करता है, कैसे, क्या रोल प्ले करता है आपके डाइजेशन ऑफ फूड में। सलाइवा जो है वो कन्वर्ट करता है आपके स्टार्च को शुगर में, है ना। तो यही, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यही लिखना है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, तो ये आप लिखेंगे अब स्टेटमेंट। मैं सारा कुछ लिख चुकी हूँ, पॉइंट वाइज हर एक सेंटेंस मैंने लिखा है, तो क्वेश्चन आंसर्स में आप सेंटेंस खुद लिखेंगे, इसके आंसर्स आप खुद लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म हुआ न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब मुझे लगता है कि अब ये सेशन को हम यहीं स्टॉप करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपके सर से के ऊपर से जाने लगेंगे टॉपिक। धीरे धीरे करके हम 1 बाय 1 टॉपिक लेंगे, तो वो आपको भी इजीली समझ में आएगा और मुझे भी इजी पड़ेगा आपको डाउट क्लियर करना, ठीक है। तो यही सेशन यही खत्म, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।